कमरे में महारानी ने बच्ची को जन्म दिया और वो बेहोश अवस्था में पड़ी है। उसी समय कमरे में एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है। बस मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी, कब महारानी राजकुमारी को जन्म दे। अब मुझे इसे लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर बूढ़ी औरत शातिर मुस्कान के साथ राजकुमारी को गोद में उठाती है और राजमहल के पीछे वाले गुप्त दरवाजे से बाहर निकल जाती है। कुछ समय बाद महारानी को होश आता है। ये क्या, मेरी राजकुमारी कहाँ चली गई? महाराज, महाराज! महारानी घबराहट में उठती है और कांपते कदमों से महाराज के पास जाती है। क्या हुआ महारानी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और मेरी बेटी कहाँ है? मैं कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ। महाराज, मैंने राजकुमारी को जन्म दिया, लेकिन मैंने उनका चेहरा नहीं देखा है और मेरी बच्ची गायब हो गई है। ये कैसे हो सकता है? राजमहल से राजकुमारी कैसे गायब हो सकती है? दाई माँ, जल्दी सामने आओ। दाई माँ घबराई हुई दौड़ी चली आती है। क्या हुआ महाराज? राजकुमारी कहाँ है? मैं तो औषधि लेने गई थी, महारानी को देना था इसीलिए। ये अनहोनी कैसे हो गई? किसकी हिम्मत हुई मेरी राजकुमारी को चुराने की? हे भगवान, अब हम अपनी बच्ची को कैसे ढूंढेंगे? महाराज, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी पुत्री चाहिए। मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं जी सकती हूँ। रानी, मैं भी अंदर से टूट गया हूँ, लेकिन हिम्मत रखो, आज ही पूरे राज्य में घोषणा करवा दी जाएगी कि जो कोई भी अज्ञात बच्ची देखे उसे तुरंत राजमहल पहुंचाया जाए। पूरा राजमहल शोक और भय में डूब गया। वहीं दूसरी ओर वही बूढ़ी औरत राजकुमारी को लेकर घने जंगल में पहुंचती है, जहां मदन पहले से खड़ा इंतजार कर रहा था। देखो, मैं राजकुमारी को ले आई हूँ, अब इसके बदले मुझे धन चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, मुझे इसकी सख्त जरूरत थी। वैसे भी मैं पहले भी बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करके बेच चुका हूँ। इसे भी कुछ दिन रखूंगा, फिर किसी व्यापारी के हाथों बेच दूंगा। कुछ भी करो, लेकिन ध्यान रहे 20 साल तक ये राजकुमारी राजमहल ना पहुँचे और किसी को ये पता न चले कि ये राजकुमारी है। निश्चिंत रहो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। बूढ़ी औरत धन लेकर वहाँ से चली जाती है और मदन राजकुमारी को लेकर अपने घर पहुँचता है, जहाँ उसकी पत्नी सुरभि खड़ी होती है। अरे ये क्या, आज फिर किसी मनहूस को उठा लाए हो? और ये लड़की इतनी काली क्यों है? अरे भाग्यवान, तुम्हें उससे क्या मतलब? इसे बेटी बनाकर नहीं रखना है, नौकरानी बनाकर रखेंगे। वक्त आने पर बेच देंगे, तब तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमारी बेटी है। हाँ हाँ, मैं समझ गई। आपका ये व्यापार तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछली बार 4 बच्चों से इतना धन मिल गया, अब तो हमें इस धंधे की जरूरत भी नहीं है। और सुना है राजा ने कड़े नियम भी लगा दिए हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अब इसका क्या करें? इसे खरीदेगा कौन? देखो इसका रंग कितना काला है। इतनी काली लड़की को कोई नहीं खरीदेगा। बेहतर है इसे अपने घर ही रख लेते हैं, नौकरानी का काम करेगी, एक रोटी खाकर कोने में पड़ी रहेगी। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे भी हमारी कोई औलाद है नहीं, घर का काम करने वाला कोई ना कोई तो चाहिए ही। हाँ, इसीलिए आज से घर का सारा काम यही करेगी। इस तरह मदन और सुरभि राजकुमारी को अपने पास रख लेते हैं। समय धीरे धीरे बीतता है और देखते ही देखते 18 साल गुजर जाते हैं। वही राजकुमारी अब गौरी बन चुकी थी। वो दिन रात मदन और सुरभि की सेवा करती है, फिर भी उसे मार पीट और ताने सहने पड़ते हैं। मर गई क्या? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। घर में इतना सारा काम पड़ा है और तुम अब तक नहीं दिखी। माँ, मैंने सारा काम कर दिया है, थोड़ा सा बचा है वो भी कर दूंगी। मुझे बुखार जैसा लग रहा है, इसीलिए देर हो गई। मैंने तुम्हें धर्मशाला में नहीं रखा है, समझ गई? हाँ, खाना है तो काम करना पड़ेगा। और मुझे माँ मत कहा कर, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अरे इसने थोड़ा माँ कह ही दिया तो आखिर क्या हो जाता है? नहीं, मेरी इतनी काली कलूटी बेटी हो ही नहीं सकती है। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो चुपचाप कपड़े उठाकर घर से बाहर निकल गई। देखो, ये दिन पर दिन काली होती जा रही है।
गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कैसी काली बेटी है, लेकिन सबको कैसे बताऊं कि ये खोई हुई राजकुमारी है। क्या ये सच में राजकुमारी है? हाँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। ठीक है। दूसरी ओर गौरी रोते हुए तालाब के किनारे बैठ गई। हे भगवान, मेरी माँ पिताजी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? माँ कहती है वे मेरी माँ नहीं है। क्या वे सच में मेरी माँ नहीं है? मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, फिर भी एक प्यार भरा शब्द सुनने को नहीं मिलता है। गौरी फूट फूट कर रोने लगी और कपड़े धोकर गौरी गांव की ओर आती है। तभी रास्ते में दो गांव वाले बातें करते हैं। अरे तूने इसे देखा? ये मदन की बेटी है ना? हाँ, तुमने ठीक कहा। और देखो कितनी काली हो गई है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, इसे सुरभि मारती रहती है, दिन भर घर के काम करवाती रहती है। अरे बेटी इतनी काली हो गई है इसीलिए मारता पीटता होगा, क्योंकि कोई भी इतनी काली बेटी को बहू कैसे बना कर ले जाएगा। लेकिन तुम नहीं जानते हो, मैं तो कह रही हूँ ये उसकी बेटी है ही नहीं। उसने जरूर इसे कहीं से उठा कर लाया है, नहीं तो इतना कोई जुल्म अपने बच्चों पर कैसे कर सकता है। अरे गोरा काला तो रंग भगवान पा दिया होता है। कुछ भी हो जाए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। दोनों गांव वाले वहां से चले जाते हैं। ये सारी बातें गौरी सुन लेती है। ये लोग क्या कह रहे थे कि वो लोग मेरे माता पिता नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों मेरे ही माता पिता हैं। गांव वाले कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गौरी घर की तरफ जाती है, तभी घर के अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। अरे घर में लगता है कोई है जो इतना जोर जोर से हंस रहा है। मुझे छुपकर सुनना चाहिए कि आखिर घर के अंदर क्या बातें हो रही हैं। गौरी छुप जाती है और वहीं घर के अंदर मदन और सुरभि दोनों बातें कर रहे होते हैं। देखो, मैंने एक व्यापारी चुना है जो गौरी को खरीद सकता है। इसके बदले हमें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। चलो फिर तो ये अच्छा है, जल्दी से इसे बेच दो और हम दोनों ये गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाकर अच्छा घर बनवा कर रहेंगे, क्योंकि अब हमें बस राजा महाराजा वाली जिंदगी जीनी है। बस अब एक दिन और इंतजार कर, उसके बाद देखना मैं उसका ऐसा ठिकाना लगाऊंगा कि फिर कभी हमारे पास वापस नहीं आएगी। ये सारी बातें गौरी घर के बाहर खड़ी सुन लेती है और गौरी फूट फूट कर रोने लगती है। यानी सचमुच गांव वाले ठीक कह रहे थे, ये दोनों मेरे माता पिता नहीं है, इसीलिए मुझे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी उसे सुरभि देख लेती है। गौरी, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं। ठीक है, कल हम दूसरे राज्य जा रहे हैं, साथ में चलना है तुम्हें, तैयार हो जाओ। हाँ, और कोई ढंग का कपड़ा हो तो वही पहन लेना। ठीक है माँ पिताजी, मैं पहन लूंगी। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। आधी रात होते ही गौरी उठ जाती है। ये लोग कुछ भी कर ले, पर मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। मुझे यहाँ से भागना होगा। फिर गौरी घर से निकल जाती है और वो घने जंगल की तरफ भागने लगती है। तभी उसे लखन देख लेता है। ये तो कोई लड़की है जो इतनी रात को भाग रही है। मुझे तो आज का बलि का बकरा मिल ही गया। इतना सोचकर वो उसके पास जाता है। क्या हो गया बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो तुम? मेरे माता पिता नहीं है, वह मुझे दूसरे राज्य में ले जाकर बेचना चाहती हैं। मुझे महाराज के पास जाना है, मुझे न्याय चाहिए। अभी रात हो रही है, सुबह होते ही मैं तुम्हें महाराज के पास ले चलूंगा। अभी तुम मेरे साथ चलो। जंगल में बहुत खतरनाक जंगली जानवर होते हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ और सुबह राजमहल जाऊंगी। फिर गौरी लखन के साथ चल देती है। दोनों चलते चलते एक झोपड़ी के बाहर रुकते हैं। तुम यहीं रुको, मैं अंदर बात करके आता हूँ। लखन झोपड़ी के अंदर जाता है जहाँ एक औरत बैठी थी। आओ आओ लखन, बताओ इस बार कैसे आना हुआ? हाँ, कोई अच्छा माल लेकर आए हो या नहीं? इस बार मैं बहुत अच्छी लड़की लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे 50 सोने के सिक्के चाहिए।
ठीक है, दे दूंगी, पहले लड़की तो दिखाओ। फिर लखन बाहर जाता है। गौरी, आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ। गौरी डरते डरते झोपड़ी के अंदर जाती है। अरे ये तो काली कलूटी है, इसे देखने कौन आएगा? मुजरे में सुंदर लड़कियां ही चलती हैं, ऐसी लड़कियों को कौन देखेगा? काली है तो क्या हुआ, ये हुनर वाली है और आजकल लोगों को सादगी और हुनर पसंद है। हर बाजार बदलता रहता है तो लड़की भी बदलती रहती है। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे जाने दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है। ठीक है, चलो, इसके ना 40 सिक्के दूंगी। ठीक है, वही दे दो। रूपा 40 सिक्के दे देती है। गौरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। कहाँ भाग रही हो? बिंदु, इस लड़की को ले जाओ, अच्छे से तैयार करो, कल मुजरा है, यही लड़की नाचेगी। बिंदु गौरी को पकड़कर ले जाने लगती है। नहीं, ऐसा मत करो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे नाच नहीं करना, मुझे न्याय चाहिए, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता और गौरी को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ राजमहल के दरबार में राजा सूर्यदेव और रानी सुमित्रा उदास बैठे हुए थे। तभी पड़ोसी राज्य के राजा भानुदेव और राजकुमार आर्य दरबार में आते हैं, जिन्हें देखकर राजा रानी घबराकर खड़े हो जाते हैं। महाराज भानुदेव, आप पूरे 18 वर्ष बाद आए हैं। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं महाराज? आपको याद ही होगा 18 वर्ष पहले हमने क्या वचन दिया था। जब रानी गर्भवती थी तब हम यहाँ आए थे। आज 18 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं अपने पुत्र को लेकर आया हूँ और अपने राजकुमार का विवाह आपकी राजकुमारी से करना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मेरी राजकुमारी तो जन्म लेते ही चोरी हो गई। ये कैसे हो सकता है? कोई राजकुमारी को कैसे चुरा सकता है? लेकिन अब हमारे वचन का क्या होगा? मैंने सभी राज्यों में यह घोषणा कर दी है कि हमारे राजकुमार का विवाह आपकी पुत्री से तय है। अब हम अपने राज्य कैसे लौटेंगे? महाराज, आप नहीं जानते, हम 18 वर्ष तक अपनी बेटी के शोक में जी रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत कठिन है। पिताजी, यदि मेरी राजकुमारी कहीं है तो मैं स्वयं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। हाँ पुत्र, यही परंपरा रही है कि जिस राजकुमारी का रिश्ता जहाँ तय होता है वही अपनी राजकुमारी को खोज कर लाता है। तुम अपनी राजकुमारी को जहाँ कहीं भी हो ढूंढ कर लाओ, हम उसे पूरे सम्मान के साथ अपनी बहू बनाएंगे। राजकुमार, आप मेरी पुत्री को ढूंढ दीजिए। मैं वर्षों से उसे खोज रहा हूँ लेकिन कहीं पता नहीं चला। फिर राजकुमार आर्य राजमहल से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ सुरभि और मदन परेशान बैठे होते हैं। वो लड़की हमें छोड़कर भाग गई, अब हम क्या करें? बूढ़ी माँ ने कहा था जब तक वो 20 साल की न हो जाए उसे अपने पास रखना होगा। अब हम उसे कैसे ढूंढें? अगर किसी को पता चल गया कि वह राजकुमारी है और राजमहल पहुंच गई तो हम दोनों को फांसी हो जाएगी। इसीलिए किसी भी तरह उसे हमें ढूंढना ही होगा। तुम रुको, मैं उस बूढ़ी माँ से बात करके आता हूँ जिसने वो राजकुमारी मुझे दिया था। मदन परेशान होकर जंगल की एक झोपड़ी की तरफ निकल पड़ता है और जैसे ही झोपड़ी में जाता है, आओ मदन आओ, पूरे 18 साल बाद आए हो। बताओ, राजकुमारी को ठीक से रखा है ना? वो तुम्हारे चंगुल से भागी तो नहीं? माफ कर दो अम्मा, मैं उसे भगाने की कोशिश तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो खुद ही भाग गई। आधी रात को कहीं चली गई। मैंने सोचा था अगले दिन होते ही उसे बहुत दूर के राज्य में बेच दूंगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और रात में ही भाग गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने ये क्या कर दिया? मैंने तुम्हें 20 साल पहले कहा था कि 20 वर्ष तक उसे किसी भी कीमत पर अपने चंगुल से मत छोड़ना और ना ही उसे इस राज्य में रहने देना। लेकिन तुमने तो उसे अपने पास रखा और ऊपर से 18 वर्ष होते ही उसे भागने दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहाँ से तुरंत निकल जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना।
मदन उदास मन से सिर झुकाए वहां से निकल पड़ा। अब मुझे ही राजकुमारी को ढूंढना होगा, किसी भी कीमत पर उसे राजमहल नहीं जाने दे सकती। उधर राजकुमार आर्य राजकुमारी को ढूंढते ढूंढते घने जंगलों के रास्ते आगे बढ़ते हैं। कई घंटों की थकान के बाद वो एक झोपड़ी के पास रुकते हैं, जहां अंदर नाच गाना और शोर शराबा हो रहा था। कई घंटों से चल रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। चलो इसी झोपड़ी में 1 घंटा मनोरंजन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर राजकुमारी की खोज में निकलूंगा। राजकुमार आर्य झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। आओ आओ राजकुमार, हम तो आप ही लोगों का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, मैं तो बस अपने मनोरंजन के लिए आया हूँ, कोई अच्छा सा नृत्य दिखा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रूपा अंदर जाती है, तभी आर्य की नजर दूर खड़ी गौरी पर पड़ती है, जो भागने की कोशिश कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अरे ये लड़की भागने की कोशिश कर रही है और रो भी रही है, लगता है मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। राजकुमार आर्य गौरी के पास जाते हैं। क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मुझे यहाँ से भागना है, ये लोग मुझे जबरदस्ती नाचाते हैं। मैं अच्छे घर की लड़की हूँ और यहाँ फंस गई हूँ, कृपया मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। हाँ क्यों नहीं, किसी लड़की को जबरदस्ती नचाना गलत है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पहले मैं यहाँ के मालकिन से बात करता हूँ। नहीं, अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे जाने नहीं देगी और फिर पकड़ कर ले आएगी। किसी को कुछ मत बताइए, बस मुझे चुपचाप यहाँ से भगा दीजिए। ठीक है चलो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले चलता हूँ। आर्य चुपचाप गौरी को लेकर झोपड़ी से निकल जाते हैं और दोनों घने जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद देखो, यहाँ से पड़ोसी राज्य बहुत दूर है, अगर तुम यहाँ किसी को जानती हो तो यहीं रह सकती हो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही आपके राज्य चलूंगी। ठीक है, फिर चलो। फिर दोनों बातें करते करते आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। इन 2 दिनों में गौरी के मन में राजकुमार आर्य के लिए प्रेम जागने लगा। देखो गौरी, हम 2 दिनों से चल रहे हैं, अब शरीर भी थक गया है। चलो इसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठ जाते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है राजकुमार। फिर दोनों पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन गौरी चुपचाप आर्य को देखती रहती है। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे आपसे प्रेम हो गया है राजकुमार। आपने इन 2 दिनों में मेरा बहुत ख्याल रखा। आपकी मीठी बातें सुनकर मुझे आपसे सच्चा प्रेम हो गया है। मैं सोचती थी राजकुमार घमंडी होते हैं, लेकिन आप बिल्कुल अलग हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें अबला समझकर मदद की थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे विवाह कर लूं। मेरी मंगनी बचपन में ही हो चुकी है और मैं उसी राजकुमारी को ढूंढने निकला हूँ। मेरी राजकुमारी खूबसूरत होगी, ना कि तेरी जैसी काली होगी। पर मैं आपसे सच्चा प्रेम करती हूँ। ये तो हद हो गई। अरे मैंने सिर्फ मदद की है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हें साथ लेकर फिरूं। राजकुमार आर्य वहाँ से चले जाते हैं। पेड़ के पीछे खड़ी बूढ़ी औरत सारी बातें सुन चुकी थी। अरे ये तो राजकुमारी गौरी है। मदन कितना बड़ा मूर्ख निकला, और ये पड़ोसी राज्य का राजकुमार। मैंने इन्हें अलग करने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और आज सब बर्बाद हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। पहले राजकुमार को रास्ते से हटाऊंगी, फिर इस गौरी को भी हमेशा के लिए। थोड़ी दूर जाकर राजकुमार आर्य तालाब के किनारे बैठ जाते हैं। उस लड़की की भी हद हो गई, मैंने मदद की और वो मेरे पीछे ही पड़ गई। तभी बूढ़ी औरत वहाँ आती है और अचानक गिर पड़ती है। अरे अम्मा, क्या हुआ? उठिए उठिए। बेटा, मुझे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे औषधि चाहिए वरना मैं मर जाऊंगी। औषधि कहाँ मिलेगी, बताइए, मैं ले आता हूँ। यहीं पास में एक गुफा है, वहाँ एक जड़ी बूटी मिलती है। मैं चल नहीं पा रही, भगवान के लिए मेरी मदद कर दो। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ।
फिर राजकुमार आर्य गुफा की ओर चला जाता है। राजकुमार के जाते ही बूढ़ी औरत खड़ी होकर जोर जोर से हंसने लगी। बेवकूफ राजकुमार, जो भी गुफा में गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। फिर बूढ़ी औरत गायब हो गई। पीछे खड़ी गौरी ये सब सुन रही थी। इस बूढ़ी औरत ने राजकुमार के साथ धोखा किया है, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। गौरी भी राजकुमार के पीछे गुफा की ओर दौड़ पड़ी। उधर राजकुमार आर्य जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं वैसे ही गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। ये क्या? गुफा का दरवाजा कैसे बंद हो गया? मुझे बाहर निकलना है। तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजती है। जो कोई भी इस गुफा में आया है वो कभी बाहर नहीं निकल पाया। अब तुम्हें यही रहना होगा और मेरी गुलामी करनी होगी। नहीं, कौन बोल रहा है? सामने आओ, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाने दो। कोई है, मेरी मदद करो, कोई तो मुझे इस गुफा से बाहर निकालो। वहीं दूसरी तरफ गौरी गुफा के पास आ जाती है। उसने आपको धोखा दिया राजकुमार, वो आपको फंसाना चाहती थी, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल कर रहूंगी। तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है और वो आवाज गौरी से कहती है, देखो, तुम इस गुफा का द्वार कभी नहीं खोल सकती, चली जाओ यहाँ से। नहीं, मैं राजकुमार आर्य को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं राजकुमार आर्य को बचा कर ही रहूंगी। बताओ, ये दरवाजा कैसे खुलेगा? तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, ये गुफा का द्वार खुल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी बलि देनी होगी। क्या तुम अपनी बलि देने के लिए तैयार हो? नहीं, ऐसा मत करना गौरी, ये तुम्हें अपनी बातों में फंसा रहा है, तुम इसकी बात मत मानना। ठीक है, मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मैं जीकर क्या करूँगी? मेरे माता पिता कौन है मुझे नहीं पता। जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया वो हर वक्त मुझे मारते पीटते रहते हैं, और जब मैं भाग कर निकली तो एक इंसान ने मुझे नाचने वालों के यहाँ बेच दिया, और जिस राजकुमार को मैंने दिल से चाहा उसने भी मुझे ठुकरा दिया। तो मेरे जीवन में क्या लक्ष्य बचा? कम से कम मैं अपनी जान देकर अपने प्यार को तो बचा सकती हूँ, इसीलिए मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो गौरी, तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। तभी गौरी वो खंजर उठाकर अपने सीने में उतार देती है, जिससे तेज रोशनी फैलती है। गुफा गायब हो जाती है और वहाँ एक साधु प्रकट होता है। तभी राजकुमार आर्य गौरी के पास बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। नहीं गौरी, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुमने मेरे लिए अपनी जान क्यों गंवा दी? हे भगवान, मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। बेटा, ये तुमसे सच्चा प्रेम करती थी, इसलिए मैं इतने वर्षों की बद्दुआओं से आजाद हो पाया हूँ। साधु महाराज, आप तो साधु हैं, भला आपको कौन बद्दुआ दे सकता है? मैंने एक माँ का अपमान किया था, उसके चरित्र पर अंगुली उठाई थी। उस समय मैं बहुत घमंडी हो गया था। उसी माँ ने मुझे श्राप दिया था और कहा था, जिस तरह मेरा दिल पत्थर का है और मैं किसी की भावना को नहीं समझता, उसी तरह मैं भी पत्थर की गुफा बन जाऊंगा, और जब तक कोई सच्चे हृदय से किसी दूसरे के लिए कुर्बानी नहीं देगा तब तक मेरा श्राप नहीं टूटेगा। और देखो, आज मेरा श्राप टूट गया, क्योंकि ये तुमसे सच्चा प्रेम करती थी। ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? हाँ, ये मुझसे प्रेम करती थी, लेकिन मैं उस प्रेम को स्वीकार नहीं कर सका, क्योंकि मैं अपनी राजकुमारी की खोज में था और मेरी राजकुमारी पता नहीं कहाँ है और किस हालत में है। साधु महाराज मुस्कुराने लगते हैं।
तुम जिस राजकुमारी की खोज में हो वो कोई और नहीं बल्कि यही है। इसे ही बचपन में चुरा लिया गया था और किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया गया था। ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? ये कैसे हो सकता है? हाँ, यही सत्य है। नहीं नहीं, मेरी होने वाली पत्नी को कुछ नहीं हो सकता। आप इसे ठीक कर दीजिए साधु महाराज। अनजाने में मैंने राजकुमारी का दिल दुखाया है और मेरे लिए अपनी प्राण दे दिया इसने। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। फिर साधु महाराज मंत्र पढ़ते हैं और तेज रोशनी फैलती है। गौरी उठकर खड़ी हो जाती है। ये क्या, मैं तो मर गई थी, फिर मैं जिंदा कैसे हो गई? ये क्या हो रहा है? गौरी, तुम कोई और नहीं बल्कि वही राजकुमारी हो जिसे बचपन में चुरा लिया गया था, जिसे मैं खोज रहा था। ये कैसे हो सकता है? जरूर कोई गलतफहमी है, मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ। ये सत्य है राजकुमारी। अब तुम मेरे साथ राजमहल चलो। फिर साधु महाराज राजकुमार आर्य और राजकुमारी गौरी को लेकर राजमहल पहुंचते हैं। राजा भानुदेव राजकुमार आर्य को देखते ही दौड़कर आते हैं। पुत्र, तुम बहुत दिनों के बाद लौटे हो। बताओ, हमारी बहू मिली या नहीं? और ये लड़की कौन है? पिताजी, यही वो राजकुमारी है जो बचपन में गायब हो गई थी। ये सुनते ही सुमित्रा और राजा सूर्यदेव दौड़कर आते हैं। ये कैसे हो सकता है? पहचान कैसे होगी कि ये मेरी पुत्री है? राजन, तुम्हारे पुत्री के दाहिने हाथ पर चंद्र का निशान है। उसके हाथ पर भी वही निशान है और यह निशान तुम्हारे पूर्वजों से चला आ रहा है। तभी सुमित्रा गौरी के हाथ से कपड़ा हटाती है। हाँ महाराज, यही हमारी पुत्री है। इसके हाथ पर वही चंद्र का निशान है। मेरी बेटी मुझे मिल गई। राजा सूर्यदेव और रानी सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगी। इतने वर्षों बाद मेरी पुत्री मिली। किसने तुम्हें चुराया? जिसने भी ये किया उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। राजन, ये चुराने वाली कोई और नहीं बल्कि आपकी राजमहल की एक दासी है, जिसने बदले की आग में ये पाप किया और वो अभी भी आपके महल में उपस्थित है। दूर खड़ी बूढ़ी औरत ये दृश्य देख रही थी। अब छुपने से कोई फायदा नहीं है, मुझे सामने जाना ही होगा। दासी, तुम खुद सामने आओगी कि तुम्हारा नाम लेना पड़ेगा? तभी बूढ़ी औरत वहाँ आ जाती है। हाँ, मैंने ही किया है, मैंने ही इसे चुराया था, क्योंकि आपने मेरे बेटे को मौत की सजा दी थी। हाँ, मैंने सजा दी थी क्योंकि तुम्हारे बेटे ने एक निर्दोष लड़की की इज्जत लूटी थी और न्याय के अनुसार उसे मौत की सजा दी गई थी। लेकिन तुमने बदला लेने के लिए मेरी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया। वो मेरा बेटा था, मेरा सहारा था। मैं ये अन्याय सहन नहीं कर सकी। अपने बेटे के पाप का बदला मेरी बेटी से लिया? हाँ, तुमने एक माँ होकर दूसरी माँ की कोख उजाड़ दी। ऐसे अपराध की कोई माफी नहीं हो सकती। इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए महाराज। सैनिकों, इस दासी को काल कोठरी में बंद कर दो। आजीवन ये अपने अपराध का पश्चाताप करेगी। सैनिक बूढ़ी औरत को पकड़कर ले जाते हैं। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। जिस लड़की ने सच्चे प्रेम और त्याग से मुझे मुक्त किया, उनके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हुए। तेज रोशनी फैलती है और साधु महाराज अंतर ध्यान हो जाते हैं। मेरी बेटी इतने वर्षों बाद लौट आई। मुझे माफ कर दो, मैं माँ होकर तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। क्या आप सच में मेरी माँ हैं? हाँ बेटी, तुम मेरी पुत्री हो और ये तुम्हारी माँ है और ये तुम्हारे होने वाले ससुर है और ये राजकुमार आर्य तुम्हारे होने वाले पति हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये सब किसी सपने जैसा लग रहा है। पिताजी, मैंने
इतनी खुशियाँ एक साथ कभी नहीं देखी हैं। बेटी, अब यही तुम्हारा घर है और ये सारी खुशियाँ तुम्हारी हैं। फिर कुछ दिनों बाद राजकुमारी गौरी और राजकुमार आर्य का विवाह हो जाता है और दोनों खुशी पूर्वक अपना जीवन बिताने लगते हैं।